बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमको एक चार्ज रॉड दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर बताओ जो आर डिस्टेंस पर है, तो ये काम उतना आसान नहीं था जितना डिफरेंट चार्जेस सिस्टम के हैं और उनकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये उतना आसान नहीं था। इवन अगर आप इसके एक छोटे से एलिमेंट को ले और कहें कि ये पॉइंट चार्ज है, क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के ऊपर अप्लाइड है, तो हम इसका छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर होगी। लेकिन जब आप दूसरी जगह पर वही एलिमेंट लेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज हो जाएगी। सिमिलरली आप किसी और पॉइंट पर अगर वही एलिमेंट लेंगे तो फिर से चेंज हो जाएगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलरली यहाँ पर एक और एलिमेंट लिया तो हमने देखा फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो गया। यानी ये काम हो तो जाएगा कूलम्स लॉ से, लेकिन उतना आसान नहीं रहेगा। इसी तरह से मैंने ये भी तुम लोगों को उस पिछले क्लास में बताया था कि अगर हम एक शीट हो, रॉड हो चार्ज्ड या स्फेयर हो और इससे किसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी ऑब्जर्वर कहाँ पर है, उस पॉइंट पर जहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये ऑब्जर्वर अगर बहुत छोटा है, ये ऑब्जर्वर अगर बहुत नज़दीक है इस स्फेयर के, जैसे हम लोग स्फेयर अर्थ के स्फेयर के बहुत नज़दीक है, तो अर्थ हमारे लिए ऑलमोस्ट इनफाइनाइट साइज की हो जाती है, हम उसके एंड्स नहीं देख पाते। यानी इनफाइनाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जर्वर पर और उसकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर मैं कहूँ कि एक शीट है और इस शीट के बहुत पास में कोई ऑब्जर्वर है, ये एक फाइनाइट शीट है, ठीक है ना, और ये ऑब्जर्वर है, मान लो एक चींटी एक ऑब्जर्वर है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो देखो इसके लिए ये शीट ही इनफाइनाइट हो गई। ये फाइनाइट साइज की है, लेकिन ऑब्जर्वर पर और उसकी डिस्टेंस पर फ्रॉम द शीट ये डिपेंड करता है कि उसके लिए ये ही शीट इनफाइनाइट साइज की हो गई। सेम लॉजिक होल्ड्स विद द चार्ज रॉड ऑल्सो। और इस लॉजिक का फर्क क्या पड़ता है, देखो, अगर मैंने ये फाइनाइट साइज की रॉड ली और इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी, ठीक है, तो देखो ऊपर का जो रॉड है वो बड़ा है और नीचे का रॉड छोटा है, लंबा कम है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स मिलेंगे वो कम होंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स मिलेंगे वो ज़्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन वेक्टर्स से डोमिनेट होगी। यानी ये एसिमेट्रिक पोजीशन है ऑब्जेक्ट की पॉइंट की रॉड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर इसी रॉड को आप इस पॉइंट पर बहुत क्लोज जाकर ऑब्जर्व करें और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, तो इस पॉइंट के लिए ये रॉड इनफाइनाइट साइज की हो गई। और अब ये पॉइंट यहाँ है तो यहाँ है तो यहाँ है, तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट इसके मिडिल में हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चींटी के लिए ये रॉड इनफाइनाइट साइज की हो गई। और अब वो जहाँ भी है उसके लिए ना तो ये एंड विजिबल है ना ये एंड विजिबल है, और उसके लिए ये पॉइंट थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाए या थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाए, उसके लिए ये पॉइंट सिमेट्रिकली मिड पॉइंट पर है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम गॉस लॉ समझने जा रहे हैं, और गॉस लॉ के साथ एक ही बाउंडेशन है, वो ये कि गॉस लॉ सिमेट्रिकल सिचुएशंस में एप्लीकेबल है। अब प्रैक्टिकली बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें हम इतनी क्लोज होते हैं उस पॉइंट के, उस ऑब्जेक्ट के जो चार्ज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पिछली बार एक एग्जाम्पल दिया था कि कैपेसिटर में आप एक प्लेट रखते हो, ये एक कॉपर की प्लेट है, उसके ऊपर आप एक न्यूज़पेपर रख दो, ठीक है ना, न्यूज़पेपर थोड़ा सा 2-3 पेजेस का न्यूज़पेपर रख दो, और फिर दूसरी कॉपर प्लेट रख दो, या एल्यूमिनियम फॉइल घर पे रहती एल्यूमिनियम फॉइल रख दो, और उसके बाद आप इसके इन दोनों प्लेट्स को, इस प्लेट को और इस प्लेट को, दोनों को एक वायर यहाँ पर स्टिक करो, एक वायर यहाँ पे स्टिक करो।
और फिर वो दोनों वायर्स जो है वो एक बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, तो ये कैपेसिटर बन गया। अब इस कैपेसिटर में आप देखो कितनी थिकनेस है इस कैपेसिटर की। पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के बीच में सिर्फ न्यूज़पेपर भर की थिकनेस है बेटा। यानी अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, पूरा प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और आपको किसी पॉइंट पर इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या ये इस तरीके की कंडीशन नहीं हो गई जहाँ पर कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत बहुत नज़दीक है और आप बहुत आराम से इस शीट को इनफाइनाइट ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी सिमेट्रिकल सिचुएशन हो जाएगी कि ये पॉइंट इस शीट पर लगभग लगभग सेंटर पर होगा, चाहे वो थोड़ा लेफ्ट चला जाए, चाहे वो थोड़ा राइट चला जाए, थोड़ा ऊपर चला जाए, थोड़ा नीचे चला जाए। अगर शीट उसके रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट साइज की है तो ये पॉइंट आराम से सिमेट्रिकली मिड में सिचुएटेड मान सकते हैं और प्रैक्टिकली ये बिल्कुल होल्ड करता है। बल्कि हम यही कैपेसिटर के बीच फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यही करते ही हैं। उसके लिए हम इनफाइनाइट साइज का कैपेसिटर थोड़ी बनाते हैं। तो एक पॉइंट तो समझ में आया कि ठीक है, गॉस लॉ की लिमिटेशन है कि वो सिमेट्रिकल सिचुएशंस पर अप्लाइड है, तो एक्चुअली प्रैक्टिकली हमारे पास सिमेट्रिकल सिचुएशंस होती हैं। अब आते हैं पॉइंट चार्ज पर। ये रहा एक पॉइंट चार्ज, प्लस चार्ज, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों ओर। जैसे ही हमने ये पॉइंट चार्ज यहाँ रखा, इसके चारों ओर का जो स्पेस है वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुका है, ठीक है। और जब हम एक दूसरे पॉइंट चार्ज को, प्लस पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को, और इसे हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, ये इसकी फील्ड को ज़रा भी डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, तो इस टेस्ट चार्ज को जैसे ही हम इससे r डिस्टेंस पर लाएंगे, ये इसके फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब सवाल है कि इसके फोर्स को कैसे एक्सपीरियंस करेगा दूर से। तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंफॉर्मेशन को इस चार्ज से इस चार्ज तक ट्रांसफ़र करती है, ठीक। और रिपल करना है तो ये उस रिपल से फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। अब सोचो, अगर ये चार्ज बहुत नज़दीक है तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही हम इस चार्ज को यहाँ रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटेनियसली इस तक पहुँच जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटेनियसली इस तक पहुँचती है और इसको रिपल्सिव फोर्स का एक्सपीरियंस होता है और ये तुरंत ही पीछे की ओर भागता है। लेकिन अगर ये चार्ज मैंने बहुत दूर लाइट ईयर्स डिस्टेंस पे रखा हो, तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस चार्ज से इस चार्ज तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे सन से लाइट को अर्थ तक आने में टाइम लगता है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्शन का इंफॉर्मेशन लेकर इस तक पहुंचेगी, उस समय तक हो सकता है कि ये चार्ज अपनी जगह से हिल चुका हो, यहाँ पहुंच चुका हो, यहाँ पहुंच चुका हो। तो ये पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट हुआ कि हम अभी तक कूलम्स लॉ को पढ़ रहे थे, और कूलम्स लॉ एप्रोप्रिएट नहीं है फॉर मूविंग चार्जेस। अगर इस पॉइंट तक इंफॉर्मेशन पहुंचने तक ये चार्ज अपनी जगह से हिल चुका है, तो एक्चुअली इस चार्ज ने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की वो पास्ट में इस चार्ज की पोजीशन जो थी उससे रिसीव की। यानी इस चार्ज ने प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ समय पहले थी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया, उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया और उसको रिस्पॉन्स किया Q टाइम्स E से। इसने ये फोर्स एक्सपीरियंस किया उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कुछ समय पहले इसको इंफॉर्मेशन लेकर चली थी, लेकिन यहाँ टाइम इंटरवल लगा अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि कूलम्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर मूविंग चार्जेस, मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स Q0 का फोर्स, अगर आपको इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप कूलम्स लॉ की हेल्प ना भी लो तो भी Q0E इज स्टिल वैलिड। इस चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्सपीरियंस की
क्यू नॉट टाइम्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फोर्स अभी भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। ये बात फील कराने के लिए मैंने तुमको ये पॉइंट बताया। ठीक, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन पर कि भाई हमने देखा कि कुछ केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन मुश्किल हो रहा है, और गॉस एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक अलग ही तरीके से देखना शुरू किया। ये सोचा गया कि भाई एक चार्ज अगर यहाँ रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये थ्रो करता है चारों ओर, ठीक है ना, फेंक रहा है बाहर की ओर, तो कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम किसी चार्ज के लिए बनाएंगे। तो डिसाइड ये हुआ, ये अपने कन्वेंशन पर था, डिसाइड ये हुआ कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो हम 1/ε0 नंबर ऑफ लाइंस बनाएंगे। ठीक, और 1/ε0 लाइंस अगर 1 कूलम चार्ज के लिए हैं, तो अगर Q कूलम चार्ज है तो कितनी लाइंस बनाएंगे, Q इंटू 1/ε0 लाइंस। ठीक, ये डिसाइड हुआ कि भाई फील्ड लाइंस इस तरीके से डिसाइड की जाए कि कितनी फील्ड लाइंस किसी चार्ज के लिए बनाई जाए। अब लाइन, नंबर ऑफ लाइंस को कैसे फील्ड की स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट किया जाए, कैसे पता किया जाए सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस को देखकर कि फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है। तो ये डिसाइड हुआ कि हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं, लाइन फील्ड लाइन डेंसिटी। और इसको कैसे डिफाइन किया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। मतलब ये एक चार्ज था, चार्ज के चारों ओर हमने एक स्फीयर कंसीडर किया, ये छोटा वाला स्फीयर लेते हैं, ठीक है, ये स्फीयर कंसीडर किया जिसकी रेडियस r है। तो अब लाइन डेंसिटी इस स्फीयर से जो पास हो रही है वो हो गई, जो भी नंबर ऑफ लाइंस हैं अपॉन इस स्फीयर का एरिया 4πr²। अब अगर हमने इससे बड़ा एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, उसका रेडियस मान लो कैपिटल R है, तो जितनी लाइंस इस छोटे स्फीयर से पास हो रही थी वो सब उस बड़े स्फीयर से पास होंगी। इसके साइज के बढ़ जाने से नंबर ऑफ लाइंस जो निकल रही हैं उनकी लाइंस के नंबर पर कोई असर नहीं पड़ता है, एरिया केवल ये बड़ा हो गया है। तो नंबर ऑफ लाइंस बड़े स्फीयर के लिए जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो अपॉन एरिया अब हो गया 4πr²। ठीक है, 2 स्फीयर लिए तो लाइन डेंसिटी आप देखो। अब आप सोचो, छोटे स्फीयर पे नंबर ऑफ लाइंस अपॉन 4π² एक बड़ा नंबर होगा, लेकिन बड़े स्फीयर के लिए नंबर ऑफ लाइंस अपॉन 4πr², नंबर ऑफ लाइंस उतनी ही है, लेकिन अब ये दूर दूर हो गई हैं, यानी लाइन डेंसिटी घट गई है। लाइन डेंसिटी नंबर ऑफ लाइंस अपॉन एरिया है, लाइन डेंसिटी घट गई है, और लाइन डेंसिटी घट गई है तो हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन डेंसिटी के बीच रिलेशन बनाया जा सके तो लाइन डेंसिटी कम हो गई है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज से दूर जाने पर कम हो जाती है। तो इस केस को लिया और कहा कि चलो देखते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया या अपॉन एरिया ये क्या एक्सप्रेशन आता है। चलो देखते हैं इसको। नंबर ऑफ लाइंस, अगर मान लो ये चार्ज है Q, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो 1/ε0 लाइंस, तो अगर Q कूलम चार्ज है तो Q इंटू 1/ε0 लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ करेंगे उनको होना चाहिए Q/ε0, और साथ में एरिया 4πr² फॉर स्मॉलर स्फीयर। तो ये वैल्यू क्या हुई जरा देखो, Q/4πε0 ये नीचे आ गया और r², पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
तो क्या हमने देखा कि जो लाइन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली अगर आप बड़े चार्ज के लिए देखो, बड़े स्फेयर के लिए देखो, तो वहाँ पर चार्ज तो सेम है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइंस जो हैं वो ही ड्रॉ की हुई थी, लेकिन अब की बार जो सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं वो हम बड़ा कर रहे हैं, ये वाला, ठीक। तो 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आपको दे देगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमें पता है कि अगर आर बढ़ गया तो फील्ड डिक्रीज कर जाती है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और लाइन डेंसिटी जो है वो भी फील्ड स्ट्रेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने फील्ड स्ट्रेंथ और लाइन डेंसिटी के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया, यानी अगर इस पॉइंट पर हम सिर्फ लाइन डेंसिटी को देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आप छोटे स्फेयर पे देखेंगे तो आप देखेंगे लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। आप बड़े स्फेयर पे जाएंगे इस पॉइंट पर तो आप देखेंगे लाइन डेंसिटी कम है, तो फील्ड स्ट्रेंथ कम है। यानी नंबर ऑफ लाइंस अपॉन एरिया एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि ये फील्ड स्ट्रेंथ को सीधे सीधे रिप्रेजेंट कर रही है। अब नंबर ऑफ लाइंस और फील्ड और एरिया, ये दोनों एक मेजर प्लेयर हो गए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब आपको पता है, जिन्हें गॉस लॉ के बारे में पता है वो जानते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस और एरिया गॉस लॉ में दोनों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उसी जर्नी पर हैं कि हम उस कंक्लूजन तक पहुँचे कैसे, ठीक। तो लाइन डेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ के बीच एक रिलेशन अब हमारी समझ में आ चुका है। लाइन डेंसिटी इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अब लाइन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में दो टर्म्स आए बेटा, नंबर ऑफ लाइंस और एरिया। एक एक करके दोनों पर बात करते हैं। एरिया, जब हम लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं एरिया को, उनको उसके एरिया से डिवाइड करते हैं तो लाइन डेंसिटी आती है। ध्यान से सुनना, लाइंस, फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, जब नंबर ऑफ लाइंस को उस एरिया से डिवाइड करते हैं जिसे वो क्रॉस कर रही हैं तो लाइन डेंसिटी आती है। तो वो एरिया कैसा, अगर वो एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइंस होगा तो देखो सारी लाइंस इससे पास हो रही हैं, दिख रहा है सबको, ये देखो। लेकिन अगर वो ही कोई कहे कि नहीं मैं तो एरिया को टिल्टेड लूँगा, तो नीचे की पूरी जो लाइन है, देखो नंबर ऑफ लाइंस को, नीचे के लाइन वेक्टर्स जो हैं, ये वेक्टर्स, ये सब इस एरिया से बाहर निकल गए। इसको इस तरीके से ठीक से देखो, ये सब इस एरिया से बाहर निकल गए। यानी डिपेंड करता है कि एरिया कैसे ले रहे हो आप लाइन के रिस्पेक्ट में। तो डिसाइड किया गया कि एरिया जो हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करने के लिए, वो एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइंस होना चाहिए, ठीक है। और जब हमने कहा कि एरिया की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फील्ड लाइंस इंपॉर्टेंट है, तो हमने एरिया के साथ उसकी डायरेक्शन को भी जोड़ दिया। एरिया का साइज तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में उसका डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि एरिया इज अ वेक्टर। क्लियर हो रही है बात कि एरिया को वेक्टर लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ एरिया वॉज इम्पॉर्टेंट। तो एरिया इज अ वेक्टर। अब एरिया दो तरह का होता है, एक ओपन एरिया और दूसरा क्लोज एरिया। अगर मैं ये शीट लूँ, सिंपल शीट, ठीक है, ये देखो, तो ये क्या कहलाएगा, ओपन एरिया कहलाएगा। इस एरिया का वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे हम इस पर एक परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, चाहे ऊपर की ओर पॉइंटेड इस तरीके से, और चाहे ये वेक्टर नीचे की ओर पॉइंटेड हो परपेंडिकुलर इस तरीके से, इसे हम एरिया वेक्टर कहेंगे। शर्त क्या है कि ये वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए।
और जिसका मन है वो इस वेक्टर को इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर ले, जिसका मन है वो इस वेक्टर को इस सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे की ओर ले, पर पूरे न्यूमेरिकल में, पूरे डिस्कशन में उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करे। ठीक, तो अब एरिया वेक्टर को कैलकुलेट कैसे किया गया, हमने देखा कि अगर एरिया के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना हो तो हमको लेंथ इनटू ब्रेथ करनी पड़ती है। और एरिया वेक्टर कैसा डिसाइड किया गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एरिया वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग टू वेक्टर्स, ये वेक्टर अलोंग दी ब्रेथ, ये वेक्टर अलोंग दी लेंथ, ये ए, ये बी, और ए क्रॉस बी तुम्हें पता है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है जिसमें ए बी हो। तो एरिया वेक्टर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज़ ए क्रॉस बी एज इट्स फॉर्मूला। कहीं पे अगर एरिया के दो वेक्टर्स दिए हों और तुम्हें एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना हो तो ए यानी कि ब्रेथ और बी यानी कि लेंथ, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। लेकिन उससे पहले तुमको जो विड्थ है और जो लेंथ है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी आई, जे और के कैप के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट तुमको एरिया वेक्टर दे देगा। ठीक, तो ओपन सरफेस अगर है, ओपन सरफेस ऐसी, तो आप एरिया वेक्टर को चाहे परपेंडिकुलरली ऊपर लो चाहे नीचे लो, दोनों ही सही हैं। लेकिन दूसरी तरह की सरफेस होती है क्लोज सरफेस, जैसे ये स्फीयर। ठीक है, अगर इसके अंदर एक चार्ज रखा हो इस तरीके से, तो ये स्फीयर इस चार्ज को, स्फेरिकल सरफेस इस चार्ज को कवर कर रही है पूरा, तो ये है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का रूल है कि इसका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर ये छोटा सा सरफेस हम कंसीडर करें तो इसके परपेंडिकुलर होगा और कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। ये एरिया वेक्टर जो है ना, ये सरफेस से बाहर की ओर निकलता होगा। तो अगर स्फेरिकल सरफेस है तो तुम्हें पता है कि रेडियस यानी रेडियल डायरेक्शन एक स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो एरिया वेक्टर है ये रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर आप किसी और पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर जानना चाहो कि एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आप रेडियस की यानी सेंटर से एक लाइन आ रही है और वो इस तरीके से स्फीयर को बाहर की ओर क्रॉस करते हुए आएगी, और जो हेड है एरिया वेक्टर का वो बाहर की ओर। तो अगर क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर will be perpendicular to the surface and coming out of the surface। हमें एक सिलिंड्रिकल सरफेस भी मिल सकता है अपने न्यूमेरिकल्स में। तो अगर सिलिंड्रिकल सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस हुआ अगर सिलिंड्रिकल, तो उसमें ये प्लेन सरफेस भी होगा और ये कर्व्ड सरफेस भी होगा। तो अगर कर्व्ड सरफेस है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, मतलब इस, ये देखो सिलिंड्रिकल सरफेस है तो असल में छोटे छोटे ये सर्कल्स हैं ना बहुत सारे, तो एरिया वेक्टर जो है वो सिलिंड्रिकल सरफेस पे परपेंडिकुलर टू दिस कर्व्ड सरफेस, यानी इस सर्कल के सेंटर से, यानी सिलेंडर के एक्सिस से बाहर की ओर इस सरफेस के, इस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर आएंगे। यानी इस कर्व्ड सरफेस का जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस के अलोंग परपेंडिकुलर। और अगर आपको कभी इस सरफेस का एरिया वेक्टर यूज़ करना पड़े तो ये तो सिंपल है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन सरफेस। तो सिलिंड्रिकल सरफेस में हमेशा ध्यान रखना कि आपको एक कर्व्ड सरफेस मिलेगी और दो प्लेन सरफेस मिलेंगी अगर ये एक क्लोज्ड सरफेस है तो। लेकिन एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस का परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ये ओपन सरफेस की तरह, शीट की तरह आप नीचे और ऊपर दोनों डायरेक्शन में नहीं ले सकते। अब अगर कोई क्यूबिकल क्लोज सरफेस होगा जिसके अंदर चार्ज है, तो उसकी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सरफेस होंगी, और हर सरफेस का एरिया वेक्टर, क्यूब के या क्यूबॉइड के हर सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस होगा।
अगर इस साइड वाली सरफेस को कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस होगा। इसी तरह से इसका परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। पीछे नीचे वाली सरफेस को लेंगे तो देखो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। ये सामने वाली सरफेस है तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। ये है कॉन्सेप्ट एरिया वेक्टर का। क्लोज सरफेसेस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। तो आप क्यूब के केस को देख चुके हैं कि ये अगर इस सरफेस की बात करें तो परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। तो क्यूब है, सिलेंडर है, स्फेरिकल सरफेस है, हर तरह की सरफेस के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एरिया वेक्टर कैसे देखेंगे, डिसाइड करेंगे। तो वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट कर लिए कि कैसे हम एरिया वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ एरिया वेक्टर और मैग्नीट्यूड इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। ओपन सरफेस में कैसे होगा और क्लोज सरफेस में कैसे होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और अब आ जाते हैं फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पर। देखो हम क्या करेंगे, फ्लक्स को समझने के लिए हम एक सिलिंड्रिकल ट्यूब कंसीडर करेंगे और इससे पानी के फ्लो को इमेजिन करेंगे। अब सोचो अगर v वेलोसिटी से पानी एंटर कर रहा है तो तुम्हें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है। तो ये जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है ये किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए होता है। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो उस वेक्टर फील्ड वेलोसिटी हो गई। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी फ्लक्स हम पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक वेक्टर की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वेक्टर की फील्ड। तो ये वेलोसिटी वेक्टर की फील्ड है, जो इस पर डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर लागू होगा। तो समझने के लिए हम इसको समझें अगर, तो अगर मैं कहूँ कि कितना वॉल्यूम पानी इस सरफेस से फ्लो कर जा रहा है 1 सेकेंड में, तो तुम कहोगे कि v वेलोसिटी का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। तो जो पानी यहाँ से एंटर होगा वो 1 सेकेंड में अगर इतनी डिस्टेंस, ये ग्रीन वाली इस वाले पे देखो यहाँ पहुँच गई, यहाँ से जो पानी एंटर हुआ वो 1 सेकेंड में यहाँ पहुँच गया। ठीक है। और अभी हमने डिसाइड किया है कि भाई ये जो एरिया है ये परपेंडिकुलर टू द वेक्टर होगा, फील्ड लाइंस या वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा वो हम अभी समझने जा रहे हैं। तो ये जो पानी यहाँ पर इतने वॉल्यूम में आ गया वो सब कैसा था, जो 1 सेकेंड में इस एरिया को क्रॉस कर गया। ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि कितना पानी पर सेकेंड फ्लो कर गया तो तुम कहोगे कि इतना वॉल्यूम पानी। अब ये कितना वॉल्यूम पानी है, v डिस्टेंस 1 सेकेंड में चला और एरिया a है। तो अगर पानी का वॉल्यूम पता करें 1 सेकेंड में कितना निकल गया तो एरिया a इंटू 1 सेकेंड में चली डिस्टेंस, यानी ये वॉल्यूम हो गया 1 सेकेंड में। अगर हम साथ में cos 0 लगा दें, cos 0, ध्यान करो, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है और अगर ये सरफेस हमने वेलोसिटी जो पानी की है उसके परपेंडिकुलर रखा है तो एरिया वेक्टर, एरिया अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर वेलोसिटी के पैरेलल होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो बस यूं ही cos 0 लगा दिया क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, cos 0 1 है। तो ये है वो वॉल्यूम जो 1 सेकेंड में फ्लो कर गया इस एरिया से। फ्लो कर गया का मतलब समझे तुम, ये इतनी वेलोसिटी वेक्टर्स इस एरिया को पेनिट्रेट कर गए 1 सेकेंड में। ठीक। तो ये असल में हम बात कर रहे हैं कि कितने वेक्टर्स एरिया को पेनिट्रेट करके निकल गए, इसी की बात कर रहे हैं हम। और यही बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करेंगे। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लो कि पिंक एरिया सेलेक्ट किया, किसी ने कहा क्यों लूँ परपेंडिकुलर, ये ग्रीन एरिया वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मैं पिंक शेडेड एरिया लूँगा। अब सोचो तुम, पाइप में जो पानी यहाँ से गया, जो पानी ग्रीन एरिया को क्लियर करके बाहर आ रहा है, वो ही पानी तो 1 सेकेंड में पिंक एरिया को भी क्लियर करके बाहर आएगा। तो अगर आप ये जानना चाहो कि पानी कितना 1 सेकेंड में बाहर आ रहा है तो जितने ने ग्रीन एरिया को क्रॉस किया उतना ही इस पिंक एरिया को भी 1 सेकेंड में क्रॉस करेगा। इसको थोड़ा सा फील करो कि पानी कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है।
तो जो वाटर का फ्लो का रेट है वो सेम रहेगा, चाहे ग्रीन एरिया लो चाहे पिंक एरिया लो। यानी अगर तुमको ये कैलकुलेट करना हो कि कितना पानी इस एरिया से बाहर आया, तो यहाँ पर तुम इसका जो ए डैश एरिया है वो इंटू वी नहीं कर सकते, तुम वो गलत आएगा। कितना पानी एक सेकंड में आया, ए डैश इंटू वी करोगे तो गलत आएगा। जब तुम ए डैश का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लोगे, ये ए डैश है, इसका कंपोनेंट आप पर इस तरह से लोगे ग्रीन एरिया के अलोंग। जब आप पिंक का कंपोनेंट या प्रोजेक्शन लोगे, तो जब ए को आप वी से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको सही सही पानी जो यहाँ से बाहर आ रहा है वो मिलेगा। यानी इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने एरिया को टिल्ट कर दिया, आपके लिए जो वैल्यूएबल है, जो असर कर रहा है, वो तो सिर्फ ग्रीन एरिया ही है, यानी जो परपेंडिकुलर टू वी है। तो हमारी समझ में आया कि भाई एरिया जो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे फ्लक्स को कैलकुलेट करते समय, उसको वेलोसिटी वेक्टर या फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर हम उसको टिल्टेड ले लेंगे तो भी हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट है, जो प्रोजेक्शन है परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, वो ही फाइनली इफेक्टिव होगा, यूजफुल होगा। बाकी एरिया तो वेस्ट जाना है। और इसलिए हमने ये क्लियर समझ लिया कि जो एरिया हम फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर लेंगे वही फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने में यूजफुल है। यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एक कंक्लूजन के पॉइंट पे ले आते हैं कि ठीक, एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड वेक्टर। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल देखो। ये एरिया अगर तुम देखो तो पिंक शेडेड एरिया ग्रीन से बड़ा है, लेकिन इसका असर, इसमें से जो पानी निकला वो उतना ही निकला जितना ग्रीन से निकला। और अगर इस पिंक शेडेड एरिया को तुम इतना टिल्टेड मत लो, तुम बिल्कुल वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल ले लो, तो एक भी बूंद पानी इस एरिया को क्रॉस करके नहीं निकलेगा। यानी जो इन दोनों, आप पूछो कि कितना पानी पर सेकंड फ्लो कर गया, तो 0। यानी एरिया तो वही इफेक्टिव है जो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर है। और एक बात और पता चल गई, जो यहाँ पर हमने cos 0 रख दिया था ये कहकर कि ए और वी पैरेलल हैं, इनके बीच का एंगल 0 है, तो चलो ए वी के साथ cos 0 जोड़ दें। और यहाँ पर हमने देखा कि भैया जब हम कितना पानी इस एरिया को क्रॉस करके निकला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको ए डैश नहीं, ए डैश कॉस थीटा इंटू वी करना पड़ रहा है, जब हम सही सही निकाल पाएंगे कि कितना पानी एक सेकंड में इसे पेनिट्रेट करके निकल गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉस टर्म तो बिल्कुल प्रूफ के साथ आ गया। और यहाँ पर जब हमने पैरेलल टू फील्ड कर दिया, यानी वेक्टर के पैरेलल कर दिया, तो एरिया वेक्टर वी के परपेंडिकुलर हो गया। देखो, यानी एंगल इन दोनों के बीच का 90 हो गया। और रिजल्ट क्या हुआ कि वाटर क्रॉसिंग दिस एरिया विल बी 0। मतलब एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी वेक्टर या फील्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, उसके साथ साथ इन दोनों के बीच का, एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल भी इस पूरे प्रोसेस में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है बात? तो हमने जो लाइंस क्रॉसिंग द एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनाया, वो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे स्विच करके उस फॉर्मूले को लिखते हैं। तो हमने कहा कि अब लिक्विड फ्लो के डिस्कशन को में से लिक्विड को हटा के अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, यानी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फ्लो को कंसीडर कर लो। ठीक है, तो फील्ड लाइंस फ्लोइंग, फ्लोइंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग थ्रू द एरिया। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई ए कॉस थीटा। वेक्टर की स्ट्रेंथ, चाहे वो वेलोसिटी वेक्टर हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो, एरिया का मैग्नीट्यूड और ई और ए के बीच का एंगल थीटा भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी लाइंस उस एरिया से क्रॉस हो रही है। तो ई ए कॉस थीटा को हमने ई डॉट ए लिखा। तो हमने कहा कि भाई फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर एरिया विल बी गिवन बाय ई डॉट ए। ये ही कहलाता है फ्लक्स, किसी भी फील्ड वेक्टर का फ्लक्स, फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो अब हम आते हैं कि भाई ये गॉस लॉ है क्या। तो गॉस लॉ है
अगर आपने इस सरफेस को एक स्फेरिकल सरफेस को कंसीडर किया जिसके अंदर Q चार्ज रखा था, और आप ये जानना चाहते हो कि इससे कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि अभी हमने समझा है कि अगर DA एरिया छोटा सा माना तो उससे कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, ये E.DA हमको बता देगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं कहूँ कि बेटा छोटे हिस्से से नहीं, बड़े हिस्से से बताओ, पूरे हिस्से से बताओ कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, तो तुम कहोगे कि मैम इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे। अब आप E क्या लिखोगे? आप E लिखोगे Q/4πε0 r², जहाँ r क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर है ना। आपको फील्ड कहाँ पता करनी है? आपको इस छोटे से एरिया पर फील्ड पता करनी है, तो इसकी डिस्टेंस चार्ज से कितनी है? रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो आपने इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड थी वो लिख ली। इसके बाद आपने कहा कि DA लिखेंगे, और फिर E.DA है तो E.DA cos थीटा। हमने देखा कि फील्ड लाइंस तो रेडियली बाहर आ रही हैं और एरिया वेक्टर भी तो रेडियली बाहर आ रहा है, तो cos थीटा हो गया इन दोनों का cos 0। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें देखो इंटीग्रल में Q/4πε0 और रेडियस ये सब तो कांस्टेंट हैं, तो हम इन्हें तो ऐसे लिख सकते हैं Q/4πε0 r²। तो इंटीग्रेशन के अंदर तो सिर्फ यही बचेगा, और इसका मतलब है जिस स्फेयर को आपने कंसीडर किया है कि उससे कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है पता चल जाए, वो स्फेयर का पूरा एरिया। अब वो तो स्फेरिकल है 4πr²। तो हमने कहा कि Q/4πε0 r² और इंटीग्रल DA और कुछ नहीं बल्कि 4πr² हो गया। 4π और r² तो गया, तो आपके पास बचा Q/ε0 और लेफ्ट साइड में E.DA। ये आप कैसे कह रहे थे? ये क्या था? लाइंस, फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द एरिया कंसीडर्ड, और ये क्या आ गया साइड में? Q/ε0। बस यही तो है गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस is nothing but charge enclosed in that surface upon ε0, and this closed surface is known as Gaussian surface. तो गॉस लॉ क्या हो गया? नंबर ऑफ लाइन्स कमिंग आउट ऑफ द closed surface is nothing but charge enclosed by that surface upon ε0। तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।